प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के पक्ष में बयान देकर देश की राजनीति और माहौल दोनों को गर्म कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में क्या हुआ और कैसी है प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर प्रतिक्रियाएं, देखते हैं ये रिपोर्ट। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? देश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी प्रधानमंत्री मोदी के बयान से मायूस हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद समान नागरिक संहिता को लेकर बनाए गए लॉ कमीशन का कोई मतलब नहीं है। साथ ही मौलाना मदनी ने देश के मुसलमानों से सड़क पर न उतरने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री इसकी तायीद कर रहे हैं, ये चीज हमें ये बात बहुत खुलकर सामने आ गई कि अब इस तायीद के बाद लॉ कमीशन की इस राय का के सिलसिले में ये तसव्वुर करना कि वो हमारी राय के ऊपर कोई फैसला करेगा, ये नहीं हो सकता। ये चीज़ बड़ी ख़राब है। अगर वाकई वो लॉ कमीशन को हाँ और ना दोनों का इख्तियार देते तो उन्हें खुद प्राइम मिनिस्टर होने के हैसियत से तकरीर के अंदर ये बात नहीं करनी चाहिए। अब ये बताइए कि इस सूरत हाल के अंदर मुसलमान क्या कर सकता है? मैं पहले भी इस बात को समझता था, इसीलिए मैंने मुसलमानों से कहा था कि वो सड़कों पर एहतजाज ना करें, हम नौमान के साथ अपनी बात को लिख दें। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद देर रात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई और निर्णय लिया गया कि बोर्ड की समिति लॉ कमीशन से मिलेगी और शरिया में किन चीजों का जिक्र है उस पर एक रिपोर्ट भी देगी। बीजेपी के मुस्लिम नेता भी सामने आकर मुस्लिम संगठनों को जवाब देते नजर आए कि इस कॉमन सिविल कोड से किसी के धार्मिक आस्था, किसी के धार्मिक जो उनका काम करने का तरीका है या उनके धर्म है, उस पर कोई अतिक्रमण नहीं है। 80 से ज़्यादा देश हैं जहाँ पर कॉमन सिविल कोड है। कॉमन सिविल कोड मुसलमानों के लिए आ रहा है क्या? किसी एक धर्म और जाति के लिए आ रहा है क्या? ये कॉमन सिविल कोड समाज के सभी वर्गों को अलग अलग कानूनों के मकड़ जाल से मुक्त कराने के लिए आ रहा है। समाज के सभी वर्गों को इंसाफ देने वाला है, के इंसाफ की सुरक्षा के लिए है, ईमान की सुरक्षा के लिए है, इंसानियत की सुरक्षा के लिए है। भारत के संविधान में भी प्रधानमंत्री मोदी के संकेत के बाद भी कांग्रेस के नेता मांग कर रहे हैं कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर औपचारिक तौर पर अपना स्टैंड साफ करे। समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार ने एक लॉ कमीशन बनाया है। लॉ कमीशन ने 15 जुलाई तक आम लोगों से यूसीसी पर अपनी राय देने के लिए कहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के बयान की टाइमिंग पर सवाल उठने लाजमी है। बीजेपी के 3 बड़े एजेंडे, एक राम मंदिर जो बन रहा है, दूसरा कश्मीर से 370 धारा हटाना, वो हट गई, और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बाकी है। और उसकी पिच प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले मध्य प्रदेश में, वहां से तैयार कर दी है। इशारा साफ है कि अब प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ही सही बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए जो तैयारी होती है वो शुरू कर चुकी है और चर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने खुद शुरू कर दी है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आम आदमी पार्टी के संगठन के महासचिव संदीप पाठक ने एनडीटीवी से खास बातचीत में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर कहा कि आम आदमी पार्टी सैद्धांतिक रूप से इसका समर्थन करती है। इन प्रिंसिपल हम यूसीसी को सपोर्ट करते हैं। इन प्रिंसिपल आप देखेंगे कि आर्टिकल 44 भी इसको सपोर्ट करता है। आर्टिकल 44 ये कहता है कि यूसीसी होना चाहिए, तो इन प्रिंसिपल हम इसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन चूंकि
ये मुद्दा ऐसा है जिसमें सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए हमारा ये मानना है कि इसको एक वाइडर कंसल्टेशंस के थ्रू ही देश में लागू करनी चाहिए। सभी राजनीतिक दलों से, सभी समाज के पक्षों से, सभी संप्रदाय से बैठकर और देश में सभी तरह सबसे बातचीत करके एक वाइडर कंसल्टेशन के थ्रू कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए, ये हमारा मानना है। अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम आदमी पार्टी के स्टैंड ने अरविंद केजरीवाल के असली चेहरे को सामने ला दिया है। जो आदमी बदलाव की बात करता था, जो अलग तरह की राजनीति की बात करता था, आज वो भी बीजेपी की जो लाइन है उसको टो कर रहा है। तो ये बात आज सामने आ गई कि ये केजरीवाल की कोई अलग राजनीति नहीं है। यहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध है, श्रोमणी अकाली दल इस पक्ष में नहीं है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग के धमधा ब्लॉक के सगनी घाट में बन रहे निर्माणाधीन पुल का ढांचा बुधवार को पानी में बह गया। स्थानीय लोग नदी का जलस्तर देखने गए थे। इस दौरान निर्माणाधीन पुल का ढांचा अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। इस पुल को 16 करोड़ 40 लाख की लागत से बनाया जा रहा है, लेकिन शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने से बहाव ने ढांचे को भी बहा दिया। वर्षा काल में सभी ठेकेदारों को निर्देश जारी किए जाते हैं कि आप अपनी निर्माण सामग्री को नदी तल से हटा लें और सुरक्षा के पूरे एहतियात बरते जाएं उनके द्वारा। सगनी सिल्ली में उन्होंने 14वें नंबर के स्पान का स्लैब की शटरिंग लगा रखी थी, जिसे अनुभागीय अधिकारी महोदय ने 9 तारीख के ही रिजेक्ट कर दिया था और उसमें सुधार कार्य बोला गया था, लेकिन चूंकि डेट निकल चुकी थी तो कास्टिंग नहीं होना था उस पर। और जो स्टेजिंग है वही, और स्टेजिंग और शटरिंग ही वही है, उसमें कोई कंक्रीट उसमें नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश का सिवनी जिला भी बाढ़ से प्रभावित है। यहाँ बाणगंगा नदी उफान पर है। इस बाढ़ के बीच 40 साल का एक आदमी फंस गया। बाढ़ से बचने के लिए वो नदी के बीचों बीच एक छोटे से द्वीप पर लगे पेड़ पर चढ़ गया। उसके साथ 4 और लोग भी थे। पानी बड़ी तेजी से चढ़ा तो पांचों काफी देर तक वहीं फंसे रहे। फिर प्रशासन ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर को बचाव के लिए बुलाया। नागपुर से आए वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 5 लोगों को नदी के बीच से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। केंद्र सरकार ने लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम LRS के तहत विदेशों में पैसे खर्च करने पर लगने वाले टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी TCS की बढ़ी हुई दर को लागू करने की तारीख 3 महीने के लिए बढ़ाई है। अब 1 जुलाई के बजाय 1 अक्टूबर से लागू होगी ये नई दर। सरकार ने पिछले बजट में TCS की दर को 5% से बढ़ाकर 20% करने की घोषणा की थी। इसमें खास बात यह भी है कि साल भर में 7 लाख से कम के खर्च पर TCS नहीं देना होगा। इसके अलावा विदेश यात्रा के दौरान इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से खर्च किए जाने की सूरत में खर्च लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम यानी LRS के तहत नहीं आएगा और कोई TCS नहीं देना होगा। साथ ही इसमें 7 लाख की सीमा भी लागू नहीं होगी। तो क्या है ये LRS या लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम? इसकी शुरुआत RBI ने 2004 में की थी। इसका मकसद था कि भारतीय नागरिकों को विदेश में शिक्षा या दूसरी जरूरतों के लिए जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं उसके लिए उन्हें फेमा कानून की पेचीदगी में न उलझना पड़े और एक सीमा तक खर्च करना आसान हो सके। और आगे बढ़ते हैं। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हो रहा है। 13 जुलाई को ये दोपहर 2:30 बजे लॉन्च होगा चंद्रयान मिशन। इससे पहले 2019 में भी भेजा गया था चंद्रयान 2। इसरो का चंद्रयान मिशन को इस बार इससे काफी उम्मीदें हैं।